नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी अपनी सखी हाजिर हूँ लेकर आप ही का पसंदीदा कार्यक्रम दस्तक, दिल की बात कलम से। आप सभी जानते हैं दस्तक में हर बार आपकी मुलाकात होती है हमारे ख़ास मेहमान से, और मेहमान भी वो होते हैं जो लिखते हैं कलम से दिल की बात, यानी अपने हस्ताक्षर जो है वक्त की दीवार पर अपने हस्ताक्षर करते हैं, अपनी उड़ान पर हैं, अपनी परवाज़ पर हैं और कुछ न कुछ ऐसा रचते हैं जो समाज के लिए हितकारी होता है। तभी तो कहते हैं साहित्य जिसमें सबका हित सम्मिलित हो वही साहित्य है। और ऐसे ही साहित्यकार हमारे जस टीवी के प्रांगण में हर बार आते हैं। इस कड़ी में आज हम जिनसे आपको मिलवाने वाले हैं, उनसे मिलवाने से पहले मैं आपको उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं। दोस्तों, आप जो हमारे मेहमान हैं, उनके बारे में मैं बताना चाहूँगी बड़े गर्व के साथ, बहुत खुशी के साथ बताना चाहूँगी कि आप व्यवसाय की बात करें तो आप एक अध्यापिका रही हैं, और अध्यापिका भी ऐसी हैं कि अपने आप में ही एक मिसाल है। और इसके साथ बात करें साहित्य की, जो कि कार्यक्रम अपने साहित्य का है, तो आप ऐसी साहित्यकार हैं कि जिन्होंने सभी विधाओं में लिखा है। आपकी 8 पुस्तकें प्रकाशित हैं। और विधाओं की बात करें तो आपकी जो विधाएं हैं, आप कहानी कहते हैं, हाइकू कहते हैं, लघु कथा, लेख, आलेख, और संस्मरण के साथ साथ आप कविताएं भी और हरियाणवी कविताएं भी, यानी तमाम विधाओं पर और भाषा पर भी आपकी पूरी पकड़ है, चाहे हरियाणवी हो चाहे हिंदी हो, और अंग्रेज़ी तो आजकल सभी को आती है। और बात करें सम्मान की, आपको संस्थागत अनेकों सम्मान आपकी झोली में है, अलंकृत हैं। आप अपना जो है, चाहे हरियाणा हो, अपना चंडीगढ़ हो, ट्राई सिटी हो, और हरियाणा के तमाम ज़िलों में जो आयोजन प्रयोजन होते रहते हैं साहित्य के, तो आपकी जो उपस्थिति है बहुत गरिमापूर्ण रहती है। और उपलब्धियों पर बात करें तो उपलब्धियों की ये है कि आपके साहित्य पर और आपके कृतित्व पर जो है शोध हो चुका है कुरुक्षेत्र यहाँ पे तमिलनाडु यूनिवर्सिटी में, और लघु शोध हुआ है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी आपकी जो किताब है और देखी तेरी गली बाबुल, उस पर भी लघु शोध हुआ है। इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटी से ही 1-2 शोध और हुए हैं, यानी इनके लेखन पर भी शोध होता है, इनके व्यक्तित्व पर भी। तो ऐसी हस्ती हमारे साथ है। तो फिर मुलाकात में देर कैसे दोस्तों, करवाती हूँ आपसे उनकी मुलाकात। संगीता बेनीवाल जी, आप स्टूडियो में आए, जस टीवी के प्रांगण में आए, और इस प्रांगण को जो है महका दिया है अपनी जो गरिमापूर्ण उपस्थिति है उससे। तो हम आपका दिल की गहराइयों से दस्तक में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सखी जी। और बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हुई मुझे मिलके आपसे। जी बिल्कुल। जी। और सबसे पहले तो हम कहेंगे कि आप जो है हिंदी और हरियाणवी भाषा में बहुत साहित्य लिख चुकी हैं, और आगे भी लिखती रहें, इस दुआ के साथ हम कार्यक्रम का आगाज करते हैं। जी। और सवालों की जड़ी लगा दूं? जी बिल्कुल बिल्कुल। और आज दस्तक जो है, दस्तक देने के बाद आप जब स्टूडियो में दस्तक दे देते हैं, उसके बाद आप अपने नहीं रहते, हमारे हो जाते हैं। हम जो सवाल करेंगे आपको अपने वो रहस्य, वो परतें, जिंदगी की परत दर परत, चाहे वो स्ट्रगल है, चाहे सफलता है, चाहे वो खुशी का दौर है, चाहे वो गम का दौर है, हर चीज़ अपनी साझा करते हैं हमारे दर्शकों से। बिल्कुल। क्योंकि वो अपने आप में एक मिसाल होते हैं, और आप ही एक ऐसे साहित्यकार हैं, महिलाओं की जो नब्ज़ को बहुत अच्छे से समझती हैं, और आपकी भाषा से, आपके लबो लहजे से, भाषा से, उच्चारण से और पर्सनालिटी से, कद काठी से, तो हमें मालूम है कि आप हरियाणा से हरियाणवी तो हरियाणा की छोरी है। हाँ जी बिल्कुल, हरियाणा में हाँ जी कहाँ से है, और अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, कहाँ पढ़ाई लिखाई हुई, फिर कहाँ नौकरी, कहाँ शादी, थोड़ा सा बता दीजिए ताकि फिर हम आगे जो है और मंजिलों की ओर बढ़े। जी जी बिल्कुल। मैं हरियाणा का सबसे बड़ा गाँव है सिसाई। हाँ जी, मैं सिसाई से हूँ, और मेरे फादर जी रहते हैं, वो दूसरा गांव है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, पारता गांव। मैं वहाँ पे रहती हूँ, वहाँ पली बड़ी हूँ, वहीं की। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पारता गांव पारता है, टोहाना के पास है। अच्छा जी। हाँ जी। और हरियाणवी तो खून में ही है। हिंदी
का तो लेखन कॉलेज टाइम में ही चल पड़ा था। पाठन से रहा। हाँ जी, पाठन से रहा क्योंकि हमारी जो लिपि है, हाँ जी, वो तो भाषा चाहे हमारी बोली हरियाणवी है, हाँ जी, लेकिन जो लिपि है वो तो हिंदी वो हिंदी लिपि है। तो इसलिए हिंदी का तो ज्ञान होना स्वाभाविक है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप हरियाणा से हैं और फिर उसके बाद कॉलेज कहाँ किया? मैंने कॉलेज हिसार FC कॉलेज से ग्रेजुएशन की है मैंने। और पूरा हरियाणा छान मार रखा है। हाँ जी, पूरा हरियाणा। तो फिर फतेहाबाद, फिर हिसार से आपकी कॉलेज की जो शिक्षा हुई, हाँ उसके बाद कॉलेज में बीएड कर रहे थे। बीएड करते करते जैसे कि पेरेंट्स की होती है टेंशन कि अभी ग्रेजुएशन कर लिया अब लड़की ने, अभी उसकी शादी करो। मुझे लग रहा था कि ये कांड तो जरूर हाँ, वो बीएड इन बिटवीन हाँ शादी हो गई है। खींच गए कि भी ग्रेजुएट होने तक। हाँ जी, ये रिश्ता घर वाले या जो दूसरे बस उनको मिला ही। ग्रेजुएशन के बाद तो ढूंढना बहुत तीव्र गति से शुरू हो जाता है। उनको क्या लगता था उस जमाने में जब लड़कियां ग्रेजुएट हो जाती थी तो रिश्तेदार, मामा, बुआ, फूफा, वो सब क्या कहने लगते हैं? हमारे दर्शकों को बताएं, हमें तो मालूम है, उनको भी मालूम है। उस जमाने में ये था कि मैं जो पढ़ी हूँ तो एक अलग तरह का स्ट्रगल था मेरे साथ जी। क्योंकि मैं गांव की पहली लड़की हूँ। गांव में प्राइमरी स्कूल था, पहली 5वीं करने वाली, बाकी सब बॉयज़ होते थे। 5वीं मैंने ही की है और अपने गांव से। हाँ। और मेरे जो साथ की 5वीं तक की क्लासमेट थी तो उनके तो बच्चे, वो तो बहुत बूढ़ी हो गई हैं, बच्चे बहुत बड़े बड़े हो गए हैं और बच्चों के बच्चे भी शादी हो गई हैं क्योंकि वो 5वीं 6वीं के करते ही शादी हो जाती थी। गांव में बिश्नोई गांव ज़्यादातर जो समाज है वो, या और भी है गांव में, वो पढ़ाना पसंद नहीं करते। 13-14 साल की उम्र में हो जाती थी ना? जी 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 जी। तो मैंने 10वीं भी गांव में जैसे था कि 10वीं 12वीं सबसे पहले ग्रेजुएशन मैंने ही की। तो पड़ोसियों ने ऐतराज तो उठाया होगा? हाँ, गांव आपके पिताजी से कहा होगा? हाँ जी, हाँ जी, मतलब हाँ जी। बेनीवाल तो आपके ससुराल वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी। मेरे फादर जी को नंबरदार, गांव के नंबरदार थे, तो नंबर ऐसे कहते थे कि पंचायती आदमी है और इसको अपनी लड़की नहीं दिखती, इतनी बड़ी हो गई है, उसकी शादी नहीं कर रहे हैं अभी तक। मतलब वैसे तो इतने समझदार हैं और इतने फैसले करते हैं और अपनी घर लड़की है उसको शहर में भेज रखा है। इसी बात को हॉस्टल में इसको हरियाणवी में बोल के दिखाइए, कैसे बोलते हैं? हाँ, वो ऐसे देख कितना मोजिज आदमी से, और अपनी छोरी ना दिखाई देती इसने स्कूल उसमें गांव शहर में भेज रखा है पढ़ने खातर और वहाँ बिगड़ जाएगी तो। और इसका बिल्कुल भी न्यू नहीं है कि जवान छोरी है घर फटाफट ब्याह दें, अगले घर भेज दें, इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा होती थी। और एक बार अगर यही रोहतक वाले होते, चलो जींद साइड के थे, इधर से फतेहाबाद से, तो थोड़ा शब्दावली अच्छी फिर भी है। अगर यही रोहतक वाले होते तो कहते कि सरपंच बना फिर है, अपनी छोरी ना दिखती। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अपनी छोरी ना दिखती कि न्यू नहीं कि बेजवान छोरी हो रही, ब्याह करते हैं ये मेरी मम्मी को भी उल्हाना दिया था। एक औरत ने जैसे होता है ना, हाँ, लड़ाई तू मैं थोड़ी हो जाती है, तू भी मैं बोलन जोगी है, तने छोरी तो हिसार छोड़ रखी है, वहाँ कॉलेज में कहीं छोड़ रखी है और बयान देखो नहीं, तुम भी मेरे आगे बोलने जोगी है, उसने ऐसे कहा था। ताने मारे थे। और फिर जब पढ़ी लिखी थी तो पापा ने अच्छा पढ़ा लिखा घर ही ढूंढना था। देखिए ये भी बच्चे के ऊपर है कि उस माहौल में उस वक्त मेरे ख्याल 30-35 साल पहले की बात होगी। जी, 35 साल पहले। हाँ जी, 35 साल। हाँ जी, मैं आपका अंदाजा लगा सकती हूँ। आप ही के दौर के आसपास के हम भी हैं। हाँ जी। तो यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस दौर में पिता को, परिवार को जब अपने बेटी पर इतना भरोसा होता है तो उस भरोसे को भी कितना कायम रखा गया है। और वो भरोसा कायम रखा है तभी पढ़ गए। थोड़ा सा भी लेन से इधर उधर हो जाते तो डेफिनेटली वो कुछ न कुछ फिर पंगा हो जाता। जी, जब मैं फर्स्ट टाइम कॉलेज में एडमिशन करवाने गए थे पापा, तो उन्होंने यही कहा था, बेटा बस तुम मेरा भरोसा और मैं तुम्हारा भरोसा हूँ। हम मिसाल गांव के और बच्चों के लिए मिसाल तभी बना सकते हैं कि जब तुम अपने पाँव को इधर उधर डगमगाने नहीं दोगी। सही बात है। सिर्फ तुम्हारी जिंदगी नहीं है, तुम्हारे बाद आगे आने वाली बच्चियों की जिंदगी भी तुम पे डिपेंड करती है, असर पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। और अब आते हैं थोड़ा सा साहित्य के ऊपर, क्योंकि आपने बता ही दिया है परिवार का और पृष्ठभूमि तो आपकी और बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही संस्कारित है। तो अब जब साहित्य की बात करते हैं तो आपकी 8 पुस्तकें प्रकाशित हैं और विधाओं पे बात करें तो आपकी तमाम विधाएं हैं,
हाइकू है, लेख है, आलेख है, शोध हो चुके हैं किताबों पर। तो कहानी कविताएं और बात है कि एक आपकी पुस्तक है जिसपे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में लघु शोध भी हुआ है, तो हरियाणवी किताब है देखी तेरी गली बाबुल। तो मैं उसी में से आपसे कुछ हरियाणवी कविताएं सुनना चाहूँगी। जी स्वागत है। और हमारे दर्शक भी देखें आज हरियाणवी कविता जो है कितनी गांव की ओर ले चलती है, हमें पूरा गांव का मंजर जो है मंजरकशी होती है कविताओं में। सुनाएंगे संगीता जी। जी संगीता जी। जी इसी ये जो शीर्षक है देखी तेरी गली बाबुल, इसी पे मैं कविता सुना रही हूँ जी। और ये मेरी तो नहीं है, मतलब कविता तो मेरी है, लेकिन सब्जेक्ट मैटर में बाकी जो लड़कियां हैं क्या सोचती हैं जी उनके बारे में है। जी। देखी तेरी गली बाबुल आखिर छोड़ चली बाबुल, देखी तेरी गली बाबुल आखिर छोड़ चली बाबुल, तेरे आंगन में बहार बन आई, तेरे आंगन में बहार बन आई, तने हाथ पालना बना झुलाई, तेरी गोदी में लोरी सुनी जन्म लेंदे लक्ष्मी को हाई, तेरी गोदी में लोरी सुनी जन्म लेंदे लक्ष्मी को हाई, सबने देवी रूप कया, सबने देवी रूप कया, फिर क्यों अभिशाप बनी बाबुल, देखी तेरी गली बाबुल आखिर छोड़ चली बाबुल, देखी तेरी गली बाबुल आखिर छोड़ चली बाबुल, तेरे माथे सलवट आन पड़ी, तेरे जब लड़की जवान हो जाती है तो उसके पिता के माथे पे हाँ तेरे माथे सिलवट आन पड़ी। हाँ क्योंकि हम हरियाणवी में तू तन्ने हम आपकी जगह ये शब्द आराम से बोलते हैं और बुरा नहीं लगता, क्योंकि हम बचपन से बोलते आए हैं। तो वो अपने पापा को आप कहने की बजाय वो जैसे अपनेपन में बोलती है कि पिता को कहती है कि तेरे माथे सलवट आन पड़ी, तेरे माथे सलवट आन पड़ी, जिब यौवन की दहलीज चढ़ी, मन में सपने बुने बहुत, मन में सपने, क्योंकि एक लड़की सपने तो बहुत लेती है, लेकिन वो लड़की होने की वजह से उसके सपने थोड़े से दब जाते हैं। मन में सपने बुने बहुत पर ना उनकी चमक बढ़ी, मन में सपने बने बहुत बुने बहुत पर ना उनकी चमक बढ़ी, भाई ने मैल दुमे ले दिए, भाई ने मैल दुमे ले दिए, क्यों मने विदेश गली बाबुल, भाई ने महल दुमे ले दिए, दो मंजिला महल दो महला, हाँ भाई ने महल दो महल ले दिए, क्यों मने विदेश गली बाबुल, देखी तेरी गली बाबुल आखिर छोड़ चली बाबुल। क्या बात है। कैसे मेरी खता बता दे, अपने पिता को कहती है कि कैसे मेरी खता बता दे, मन ने मेरा पता बता दे, मैं तेरी मुंडेर की चिड़िया, मैं तेरी मुंडेर की चिड़िया, कांकर मार कोए उड़ा दे, कांकर मार कोए उड़ा दे, कैसे मेरी खता बता दे, कैसे मेरी खता बता दे, मन ने मेरा पता बता दे, मैं तेरी मुंडेर की चिड़िया, कांकर मार कोए उड़ा दे। क्या बात है, क्या बात है। सृष्टि का आधार को हूँ, वैसे तो हम सृष्टि के आधार हैं, सृष्टि का आधार को हाऊं, फिर क्यों नाजुक कली बाबुल, देखी तेरी गली बाबुल आखिर छोड़ चली बाबुल। और इसमें कितने सवाल भी हैं। हाँ सृष्टि का आधार कहलाती हूँ, बिल्कुल, लेकिन फिर भी एक अलग मोड़ है बेटी के लिए, फिर भी वो उसको कमजोर ही समझा जाता है, भले वो सृष्टि का आधार हो, है ना। बिल्कुल, हर पंक्ति में सवाल छोड़ रही है बच्ची। और जैसे कि आप कविता पढ़ते वक्त बता रहे थे कि भाई पिता को तू कह के बोलती है, तन्ने कह के बोलते हैं, ये तो भाषा का एक अपना आंचलिकता है, ये गुण है, इसको हम दोष नहीं कहते। ये जो हिंदी भाषी है, ये हम तहजीब की बात करते हैं कि भी आप कहते हैं, लेकिन पिता और माता के साथ जो बच्चे का बचपन से रिश्ता होता है, वो इतना अपनात्व होता है उसमें कि हम लोग तू कहने से हम कभी तू नहीं कहते, हम तन्ने कहते हैं। हाँ जी। तो तन्ने और आप बराबर है। हाँ जी। तू नहीं कहते, अगर तू भी कहते हैं तो ऐसा कहीं पढ़ा था मैंने कि हम भगवान के रूबरू होते हैं तो हम भगवान को कभी ये नहीं कहते कि भगवान आप मेरा भला कर दो, हम भगवान से हमेशा कहते भगवान तू ही मेरा सब कुछ है। जब तू का रिश्ता होता है ना, मैं और तू,
उसके दरमियान कुछ होता नहीं है दरअसल। ये हरियाणवी में है। हाँ, तो ये हरियाणवी बोली में भी जब दो बात कर रहे हो तो तीसरा होता ही नहीं। होता ही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो कहीं न कहीं प्यार का प्रतीक है। बिल्कुल बिल्कुल प्यार का प्रतीक है। और जहाँ अपनापन होता है वहाँ तू होता है, जहाँ आपको औपचारिकता है, जहाँ आपको बहुत सोच के बोलना है, वहाँ आपके संबोधन में भी वो चीजें आ जाती हैं। बिल्कुल, है ना, बहुत खूब। और जी एक कविता और प्यारी सी। ये कविता है दिन कैसे निकला, और दिन कैसे काम करते करते, मतलब अपने जो आंचलिकता है उसमें जो काम होते हैं रोजमर्रा के, उसी पे जी। नहीं, एक आपकी हरियाणवी कविता और है, काफी फेमस है, मकबूल है, वो वाली की भाई वो गन्ने के खेत की है, रेहट की है। वो है अभी आपके पास? हाँ जी, है जी। वो सुनना चाहेंगे, क्योंकि जो मास्टरपीस है, जो कला संस्कृति की ओर लेकर जाते हैं, ग्रामीण अंचल में पहुंचा देते हैं, तो वो चीज़ तो फिर मास्टरपीस क्यों नहीं सुने जी। ये कविता मेरे बचपन की समझो कि जब मैं कॉलेज में थी, बीच में स्कूल के टाइम के बाद, जैसे गांव से नाता थोड़ा सा छूट सा जाता है, और कॉलेज के बाद या लगा लो शादी के बाद जब दोबारा गांव में कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए जब रहने आते हैं, तब देखते हैं कि एकदम बहुत चेंज हो गया है गांव में। गांव चेंज नहीं होता, हम चेंज हो जाते हैं। गांव में चेंज हो गया, वो एक्टिविटी नहीं रही है, अब तो चेंज हो गया। हाँ जी, हाँ जी। तो ये उस टाइम जो मैं याद कर रही थी, उस पे कविता है। इस है सब्जेक्ट मैटर वही है, पुरानी यादें हैं गांव की। ये बिल्कुल बिल्कुल। अब वो गांव नहीं रहे ना, शहर में तब्दील हो चुके हैं। हाँ, काफी कुछ डेवलपमेंट हो गया, तो वो जो मौलिकता थी वो खत्म हो गई। छोड़ गई थी जो निशानी शहर जांदे जांदे, छोड़ गई थी जो निशानी शहर जांदे जांदे, वाए निशानी कोई मने दिखांदा क्यों नहीं, बचपन मेरा गांव का लौटांदा क्यों नहीं। दो चोटी जो माँ ने गुथी थी चालते चालते, दो चोटी जो माँ ने गुथी थी चालते चालते, संग गुथ गई थी रस घोलती रहट की आवाजें, इब आई सू तो रहट चलांदा क्यों नहीं, वाए आवाज कोई मने सुनांदा क्यों नहीं, बचपन मेरा गांव का लौटांदा क्यों नहीं। राग रसीले लाई थी सखियों संग पनगढ़ते, छलकती गागर के जलते भीगदी चुंदड़ पे, इब आई सो तो सखियां ने बुलांदा क्यों नहीं, क्योंकि वो सखियां भी सारी अपने ससुराल में चली गई हैं, है नहीं कुछ भी। इब आई सो तो सखियां ने बुलांदा क्यों नहीं, वाए भीगी चुंदड़ कोई मने दिखांदा क्यों नहीं, बचपन मेरा गांव का लौटांदा क्यों नहीं। क्या बात है। नदी किनारे वाले खेत के गंडे, ये सच्ची बात है, हमारे खेत के अंदर से ही नहर जा रही है। अच्छा। हाँ जी। नदी किनारे वाले खेत के गंडे, बैठ पुड़िया पे चुसिया कर दी। गंडे मतलब गन्ने। गन्ने, हरियाणी में गंडे बोलते हैं ना। बैठ पुड़िया पे चुसिया कर दी, मीठे रस की बूंद आथा पे रिसके टपक्या कर दी, इब आई सू तो मिठास उन पला की लौटांदा क्यों नहीं। वो जो मैं बीच में कहना चाहूंगी, जब गन्ना चूसते हैं, हाँ जी, और अब तो हम तहजीब से खाते हैं कि कहीं कुछ गंदा ना हो, लेकिन बचपन में जब गन्ना चूसते थे और ये कोनी तक जो है रस यहाँ से आता था, तो वो हाँ जी, वही सब बातें लिखी हैं। हाँ जी। मीठे रस की बूंद आथा पे रिस्क टपक्या कर दी, ईब आई सू तो मिठास उन पला की कोई लौटांदा क्यों नहीं, इब ईख उस खेत में कोई लगांदा क्यों नहीं, क्योंकि अब पानी ज्यादा हो गया, जीरी लगाते हैं, मतलब धान की फसल ज्यादा लगाते हैं, बचपन मेरा गांव का लौटांदा क्यों नहीं। एक और बात याद दिलाती हूँ आपको गांव की। कोल्लू पे बन दे ताजा ताजा गुड़ की मिठास, कोल्लू पे बन दे ताजा ताजा गुड़ की मिठास, महक बन के चढ़ जाया करती नाक के बड़, इब आई सो तो गुड़ पकांदा क्यों नहीं, उस ताजे गुड़ की डली कोई खुआंदा क्यों नहीं। क्या बात है, क्या बात। बचपन मेरा गांव का लौटांदा क्यों नहीं। क्या बात है, वाह। सांझ ने बैठ चौपाल पे जिक्र होया करदा, गोरी गां की धार उसके मीठे दूध का, इब आई सू तो गोधूड़ी उड़ांदा क्यों नहीं, गिलास निकड़ू दूध का कोई पिलांदा क्यों नहीं। क्या बात। बचपन मेरा गांव का लौटांदा क्यों नहीं। एक और अपने संक्रांत, हाँ जी, गांव की बेटी रूठ के बैठा कर दी कांकड़ पे, संक्रांत मनाया करते। अच्छा। हाँ जी, सास ससुर ननद रिवाज, देवर जेठ सबको मनाया करते। गांव की बेटी रूठ के बैठा करती कांकड़ पे,
भाई भाव उसने मनावण आया कर दे, इब आई सू तो कोई आके मनांदा क्यों नहीं, ओढ़नी सकरांत की कोई उड़ांदा क्यों नहीं, बचपन मेरे गांव का लौटांदा क्यों नहीं, बचपन मेरे गांव का लौटांदा क्यों नहीं। इस कविता में संगीता जी 2-3 बातें आई हैं, हम तो समझ गए हैं, लेकिन उसको उसी सब्जेक्ट को हम उठा लेते हैं, थोड़ा सा बातों का सिलसिला आगे बढ़ेगा। ये जो रूठ के ननंद, जो ननंद होती थी भाभीियों की, वो रूठ के सीढ़ी के ऊपर, सीढ़ियाँ होती थी, ऊपर चढ़ के, ऊपर चौबारे में चढ़ के, रिवाज होता और वो गीत गा के मनाने आते थे, गीत भाभियाँ गाती थी, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाती थी और उसको जो है मना के लेके आते गीत गा के, हाँ जी, और नीचे लाके फिर उसको सूट, उसके पैर छू के उसको सूट वगैरह कपड़ा लत्ता दक्षिणा दे के उसको नतमस्तक होते थे। तो वो प्यार था, प्यार के वो इस सब चीज के साथ में प्यार था, अपनापन था, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट थी और त्योहारों का मान था उस टाइम। और कहीं ना कहीं ये भी था कि ननंद का रुतबा क्या है घर में, वो पति की बहन है, उसके रुतबे को बनाए रखने के लिए रस्म बनी है। क्या बात, यानी भाभी को कहीं ना कहीं पूरा और दबा के रखना वाह क्या रिवाज है। भाभी सहेली भी होती थी पर उसका दबदबा भी तो होता था ना, ननंद है। तो संगीता जी, ये रही कविता की बात, आपने कविता सुनाई, और जब कविता सुना ही दी है तो कविता पे ही एक सवाल कर लेती हूँ कि किस उम्र में आपको ये लगा कि कविता लिखने का मन है, या कविता खुद ब खुद लिखी, या सोचा था कि कविता लिखूंगी, या क्या वजह थी कि कविता बनी? कोई वजह भी हो जाती है। और ये कैसे पता चला कि भाई कविता को कैसे लेके चलना है, आगे किताबें प्रकाशित होती हैं, अखबारों में प्रकाशित होती हैं, झुकाव बढ़ता गया, तो ये साहित्य की तरफ झुकाव कैसे जाता है? तो ये स्थिति कब आई और पहली बार कब लिखा, और किन से आप जो है मुतासिर हैं? जी, इसके बारे में मैं ये कहूँगी कि लिखना कहाँ से शुरू किया, ये तो मैं हॉस्टल में चली गई थी जल्दी, छोटी उम्र में, तो मैं चिट्ठियाँ लिखती थी, शायद उससे मुझे कॉन्फिडेंस आया है, क्योंकि अपने भाव लिखना, मम्मी पापा को अपने भाव लिख के हर रोज़ की तकलीफ़ें खुशी लिखती थी, तो उसमें मुझे लिखना आ गया शायद। फिर मुझे डेली डायरी लिखने का भी शौक था, वो भी इसी वजह से पड़ा होगा कि थोड़ा सा अकेलापन अपनी डायरी के साथ मैं शेयर करती होंगी। तो ये चलता रहा, शादी के बाद भी चलता रहा ये सिलसिला। तो ये बहुत सालों तक मेरे बच्चे बड़े हो गए थे, मतलब थे 6-7 साल के बच्चे हो गए थे मेरे। तो तब हमारी बहादुरगढ़ से सिरसा ट्रांसफ़र हुई थी बेनीवाल साहब की, और जब हम सामान शिफ्ट कर रहे होते हैं तो हम कबाड़ निकालते भी हैं, घर का रद्दी निकल भी जाती है। तो मैंने उस दिन मैंने सोचा कि ये इतनी सालों से मैं कॉलेज टाइम की डायरियाँ और उसके बाद की भी डायरियाँ लेके घूमती जा रही हूँ हर शहर से दूसरे शहर, छोड़ो अब इनको छोड़ देती हूँ, क्योंकि 2 बच्चे हो गए थे, तो उनमें टाइम इतना आगे ना तो लिखने का मिल रहा था और ना ही पढ़ने का भी उनको दोबारा से। तो मैंने कहा अब इनको छोड़ के चलें, और वो मैंने रद्दी का जो सामान था उसमें मैंने वो डायरियाँ भी रखी हुई थी, बाहर बरामदे में निकाल दी थी कि रद्दी वाला आएगा। बेनीवाल साहब मेरे हस्बैंड आए और खाना खाने के लंच टाइम में, तो उन्होंने देखा कि ये डायरियाँ भी निकाल रखी हैं, तो उन्होंने उसी टाइम सर्वेंट को कहा कि ये अंदर रखवा दो। ये किसने निकाली? कहते मैम साहब ने कहा है। कहते नहीं, ये डायरियाँ नहीं, ये अंदर ले आओ। तो मुझे आके भी कहा कि ये डायरियाँ क्यों? मैंने कहा अब बहुत साल हो गए इनको ढोते ढोते। कहते नहीं, ये ऐसे फेंकने की चीज़ नहीं है, रख लो, सिरसा जा रहे हैं ना, नए शहर में कुछ ना कुछ करेंगे। और ये मेरे दिमाग की उपज नहीं थी, ये बेनीवाल साहब के दिमाग की उपज थी, और उन्होंने मतलब उनके दिमाग में ये चीज़ थी कि मैं बहुत अच्छा लिखती हूँ। मुझे नहीं लगता था कि मैं इतना कुछ लिखती हूँ, ठीक है मेरे मन के भाव लिख दिए, ऐसा ही था। सिरसा हम 1-2 महीने के बाद जब हम सेट हो गए, तो कॉलेज के जो हिंदी के प्रोफेसर वगैरह थे उनसे इन्होंने कांटेक्ट किया और बताया कि मेरी वाइफ लिखती हैं, और वो डायरियाँ उनको दी कि क्या इनमें से कुछ निकल सकता है। तो उन्हीं में से 2 मेरी किताबें निकली हैं, एक तो बाल साहित्य की, अच्छा। हाँ जी, और एक हिंदी कविताओं की, पहली चक्षु फूल बिछाए हैं वो, और चॉकलेट का पेड़। अच्छा, हाँ जी। फिर उसके बाद धीरे धीरे चॉकलेट का पेड़ बाल साहित्य जी, हाँ जी। और आपके पास अभी भी है चॉकलेट का पेड़? देखना चाहेंगे? हाँ जी जी। तो ये पुस्तक है, बहुत ही खूबसूरत किताब है दोस्तों, चॉकलेट का पेड़। देख रहे हैं आप। और
इसके शीर्षक से ही आभास होता है कि बच्चों के लिए लिखी गई पुस्तक है। जब बच्चे छोटे थे तो उनके लिए डायरी में जो लिखा जाता था, ये चॉकलेट का पेड़ है, ये बाल साहित्य है। और यहीं से मेरी साहित्य की शुरुआत, तो यहीं से इनके साहित्य की शुरुआत हुई। और ये वो साहित्य है जो आपने शादी से पहले लिखा था, कॉलेज टाइम में, वो जो रचनाएं थी आपकी डायरी में, और उसमें से मेरी 3-4 पुस्तकें आ चुकी हैं। मतलब उतना मसाला निकल गया। मसाला निकल गया। कुछ उसमें फिर सब्जेक्ट मैटर होता है, उसको फिर हम इम्प्रूव करते हैं। एक फिर मैं यहाँ पे सिरसा में जो महिला साहित्यकार हैं उनके साथ भी जुड़ी। फिर जब महिलाएं इकट्ठी होती हैं तो हमारे सब्जेक्ट, सोचने के सब्जेक्ट भी सेम होते हैं। साहित्य धारा में प्रभावित होने लग गए, क्योंकि वो जो धाराएं मिलती हैं साहित्य की, तो धीरे धीरे वो सागर में तब्दील होने लगती हैं। और मेरी नज़र में आप इस वक्त एक मुकम्मल सागर हैं। जी, ये तो आपकी सोच है। मुकम्मल सागर है, क्योंकि बहुत खूब आपने बहुत तरीके से बताया, बहुत अच्छे से बताया। और मैं तो कहती हूँ कि हर कोई इतना भाग्यवान नहीं होता जिनको ऐसा पति मिले कि आप उसको रद्दी निकाल के दे रही हैं। और आपके पति कहते नहीं इसमें आपकी कविताएं हैं, और उनको रखवाया। और उसमें से फिर वहाँ किसी साहित्यकार से मिलकर उस किताब को दिखा के उसमें से 2-3 किताबों का मैटर निकला। तो मैं तो कहती हूँ आप बहुत भाग्यवान हैं। और इस सफ़र में वैसे तो औरत सफ़र तय करती है, मंजिलें तो हर हाल में मिलती हैं, कोई बैकबोन हो या ना हो, औरत चलती है। लेकिन अगर पति, परिवार साथ होता है, पति साथ होता है, बैकबोन है, साथ है, उससे एक सहारा मिलता है जी। और सहारा भी ये मिलता है कि आपको नेगेटिव एनर्जी का सामना नहीं करना पड़ता। बिल्कुल है ना, बिल्कुल। क्योंकि हम सहारे के मोहताज तो नहीं है, लेकिन नकारात्मक सोच जब मिलती है तो हमारे सारे सहारे फेल हो जाते हैं। बिल्कुल है ना, तो सकारात्मक सोच के साथ हम ऊर्जावान रहते हैं। और साहित्य हो या घर, स्त्री उसको तभी ज़्यादा अच्छे से संभाल सकती है जब उसको सकारात्मक घर में सोच मिले, वो मानसिक रूप से एकदम स्वतंत्र हो और उसके बोझ ना हो दिमाग में कि भाई करूं या ना करूं, कोई क्या कहेगा, कोई क्यों कहेगा, तमाम सवालों से वो मुक्त हो, तो वो और आगे बढ़ती है, आगे बढ़ सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये मेरे पति का बहुत साथ था। और मेरे साथ एक दिक्कत ये भी थी कि मेरे बच्चे लेट हुए थे, 12 साल बाद बच्चे हुए हैं। तो मैं जब इसमें शिक्षा के क्षेत्र में आई हूँ एज ए अध्यापिका, वो भी इसी वजह से आई हूँ कि थोड़ा सा डिप्रेशन जैसे आना शुरू हुआ। लेकिन डिप्रेशन की बात जहाँ तक है, मैं इसी में से एक सवाल फिर से उठाती हूँ कि जैसे आप हरियाणा से हैं जी, और अब हरियाणा पहले वाला हरियाणा नहीं है, बदल चुका है जी। लेकिन जब आपका समय था और 12 साल तक बच्चे नहीं हुए, तो शायद कुछ दवाइयाँ भी खाई जाती हैं, कोई ट्रीटमेंट लिए जाते हैं, और मायके का और ससुराल वालों के सवालों का सामना भी करना पड़ता है कि क्या हुआ, क्यों नहीं हुए, क्या वजह है, कोई दवाई तो नहीं ले रहे, या क्या चक्कर है, वो भी था। हर सवाल का सामना करना पड़ता है। तो आपने किया जी, अबॉर्शन हो जाते थे। 2-3 महीने के बाद अबॉर्शन हो जाते थे। तो सब मेरे मतलब गांव की औरतों को, मेरी मम्मी भी, मेरी सास भी, मैं दोनों को ही कहूँगी, उनको लगता था कि कोई ऊपरी पराई कुछ है, किसी बाबा के पास चलो, ये चलो, वो चलो। लेकिन बेनीवा साहब ने हमेशा सख्ती से मेरा साथ दिया, दोनों मम्मियों के लिए। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम सिर्फ डॉक्टर के जाएंगे। और डॉक्टर के ट्रीटमेंट से ही फिर हाँ, बाबाओं का तो फिर चमत्कार ही अलग होता है। वो अपनी आंटी भरते हैं, किसी ने कूख बांध रखी है, फला उसका ताका, उसका जाड़ा पूछा, ये दोनों मम्मियाँ अपनी तरफ से हर तरह कोशिश करती थी। और उस मंदिर में वहाँ चलें, वहाँ मत्था टेक के आएंगे तब ठीक हो जाओगी। बहुत ही ये विचार का विषय है, इस पे विमर्श किया जा सकता है, इस पे डिस्कशन जरूर होना चाहिए। तो आपने कहा कि उन्होंने कहा बाबाओं के पास चलते हैं, और वो जो है वो तो खूब लूटते, वो तो नहीं, वो उसकी नौबत ही नहीं आई। पतिदेव ने साथ दिया ना, तो नहीं आती नौबत। नहीं, अगर मान लीजिए आपकी सासू माँ जाती, ऐसे बहुत सारी किस्से नहीं, मम्मियाँ तो जाती थी, दोनों जाती थी, लेकिन वो कहते कि इसकी तो कोख बंधी हुई है। हाँ जी, और ये किसने बंधवाई है,
पड़ोस में जो भरतोताई है जी होता था पड़ोस में जो भरतोताई है, वो जो सिम्मी है, भरतोताई है, चाची है, जिनके साथ लगे कि कि पड़ोस में कौन रहता है। अच्छा वो तीसरा कोई है, कोई मोटी सी जनानी, कहते हाँ वो तीसरा घर है, वही मोटी सी जनानी। इतनी सारी जनानियों में कोई तो एक होगी। और औरतें हैं कुछ न कुछ तो ऐसा भी होगा, कुआं एक है, खेत एक है, रास्ते एक है, तो थोड़ी अनबन भी हो जाती है जब जहाँ दो बर्तन होंगे। तो वो कहते हैं हाँ बोला उसने इसकी कोख बांध रखी है, बस फिर वहाँ उनकी दुश्मनी भी हो जाएगी और उधर से कह के बात किसी को बताना नहीं। और वो अपने दान दक्षिणा सब कुछ बिल्कुल वो दरअसल दिमाग के ऊपर सकारात्मक सोच से हमारे शरीर की बहुत सारी चीजें बदलनी शुरू हो जाती है और नकारात्मक से वो क्या पता और भी डिले होते। हाँ, ये फैसला बेनीवास साहब ने तब ये सोच समझ के लिया था, कहते नहीं आप ना स्कूल में और मैं MA BEd होते हुए कहते नहीं छोटे बच्चों में, तो मुझे भी अच्छा लगा कहते अच्छा, एक मैं छोटे बच्चों की ज्वाइन किया था। एक आप कभी चाहेंगे कि जैसा पति आपको मिला है ऐसा सबको मिले? वैसे बहुत अच्छा हो जाए ऐसा अगर सबको मिले तो सुखी रहे सारी दुनिया। बहुत मैं ये कहती जैसा मुझे मिला किसी को ना मिले। अच्छा नहीं जेलस नहीं फील करना चाहिए। अच्छा ठीक है, बहुत खूब जी, बहुत खूब। प्रभु जी आप दोनों को स्वस्थ रखे और इस सोच को, इस विचार को आगे जो है हमारी जो देख रही है जनरेशन, जो इन चीजों में यकीन करते हैं, इन बकवास की चीजों में और इन बाबाओं में और फालतू के उसमें, बाबा भी सिद्ध बाबा की बात है, उनके आशीर्वाद फलते फूलते हैं, लेकिन जो ढोंगी है उनका नहीं चलता जी है। इसमें भी हम अंतर स्पष्ट करते हैं कि सिद्ध बाबा हैं जो वाकई बाबा हैं, जिनको लोभ लालच नहीं है, जो सबके समाज हित में जो बाबा बने हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, उन बाबाओं की दुआएं अलग हैं। लेकिन ये जो नकली बाबा हैं इनकी बात अलग है, हम इन्हीं पर बात कर रहे हैं। और एक सवाल पूछना चाहूँगी आपसे कि आप हिंदी में भी लिखती हैं, लघु कथा, बाल साहित्य सब हो गया और बहुत कुछ है, सुनना चाहती हूँ। लेकिन एक सवाल मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आप इन दिनों साहित्य से काफ़ी गंभीरता से जुड़ी हुई हैं। एक संस्था है उसके आप अध्यक्ष हैं, एक और संस्था है उसके आप महासचिव हैं, है ना जी। और भी कई संस्थाएं हैं जिसके आप मेंबर हैं जी। तो ये तो प्राइवेट संस्थाएं हो गई आपकी, जो हमारी सामाजिक हमारी साहित्यिक संस्थाएं होती हैं। ये जो साहित्य अकेडमी है, चाहे हम हरियाणा साहित्य अकेडमी की बात करें, एक दौर हमने भी देखा है कि बहुत आयोजन होते थे, महीने में कोई महाकुंभ होता था साहित्यकारों का। हम हरियाणा के सिरसा से, गुड़गांव से, जींद से, मतलब इतनी दूर से भी हम चल के आते थे कविता पाठ के लिए। पंचकुला में इतने किलोमीटर चल के और सुबह सुबह चलते थे और वापस जाते थे। इतना महाकुंभ लगता था जी जी जी, हमें याद पूरे हरियाणा के महान साहित्यकार आते थे उस टाइम जी जी। और हम कह सकते हैं सखा जी के दौर में जी, ये उनके दौर में श्याम सखा जी जब डायरेक्टर थे अकेडमी के, तो उन्होंने जो महाकुंभ लगाया था, और देश निर्मोही जी ने भी काफी देश निर्मोही जी के टाइम में हरियाणवी साहित्य, उससे पहले हरियाणवी साहित्य नहीं था अपना हरियाणा साहित्य अकादमी में, और उस टाइम में हमने गांव-गांव में जाके हरियाणवी साहित्य में कविता पाठ किया, हरियाणवी में कविता पाठ किया है। और उसमें सिर्फ महिला मैं अकेली होती थी। अच्छा। दोनों बच्चे मेरे साथ में होते थे और बेनीवास साहब, मैंने कहा नहीं गाँव में जाके और मंच पे थोड़ा सा खराब, मतलब औरत को थोड़ा सा अच्छा नहीं मानते थे उस टाइम में, जो हरियाणवी रागनी वगैरह गाती थी, जो उनको नहीं इतना अच्छा मानते थे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं मैं सामने बैठाऊंगा, तो मेरी बीवी है स्टेज पे अगर कविता पढ़ रही है, तो हमने यही तो उनकी सोच को बदलना है। और हम गांव-गांव जाके हरियाणवी कविता पाठ करते थे, हरियाणवी भाषा को, बोली को प्रमोट करने के लिए। कहाँ जिला स्तर पर बहुत काम हुआ था। लेकिन अब मैं भी देख रही हूँ कि हरियाणा साहित्य अकादमी की जो स्थिति बदली है, अब संस्कृत अकादमी के साथ भी अटैच हो गई है और भी काफ़ी कुछ होल जोल हो गया है। तो वो साहित्य जो एक पूरा कुंभ लगता था वो नहीं है। हम साहित्यकार एक दूसरे को देखने को तरसने लगे हैं जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, तरसने लगे हैं। और जो अब छोटे छोटे कुंभ होते हैं उसमें जानकार लोगों का एक कुंभ है, वो कि बस उनका अपना कुछ खास लोग हैं, कुछ खास बोलने वाले हैं, कुछ खास सुनने वाले हैं, उनका अपना जो है एक समारोह है। हम सेमिनार भी होते थे, 3-3 4-4 दिन के सेमिनार भी होते थे। तो अब जो महाकुंभ था वो छोटा सा कुंभ हो गया है और हर किसी की रीच नहीं है वहाँ पे, हर कोई अब नहीं पहुँच पाता है, प्रॉपर संदेश नहीं पहुँचते, आयोजनों में कमी आई है। तो ये तो उनका एक पक्ष हो गया, लेकिन उसी का एक पक्ष ये है कि हम साहित्यकार हैं, तो
हमें क्या करना आप चाहिए? साहित्यकार हैं तो आपने क्या सीखा, आप क्या कर सकते हैं? चलो अकेडमी कुछ करे ना करे, समझ में आ गया है कि ये सरकारी अदारे हैं, पीछे से पैसा आएगा तो चलेगा, पीछे से पैसा रुक जाएगा तो ये रुक जाएंगे, लेकिन आप साहित्य जो है अपने दम पर चलाती हैं। तो हमें भी किसी ने सिखाया है, हमने जो सीखा है तो हमारा भी दायित्व है कि हम जो नए लेखक हैं, नए बच्चे हैं, उनको आगे लेके आएं, उनको प्रमोट करें, उनकी जो रचनाएं हैं उनमें उनको सिखाएं, उनको इम्प्रूवमेंट करें, उनमें उनके अंदर कॉन्फिडेंस ले आएं। और सब्जेक्ट मैटर तो देखो हमसे ज़्यादा नए सब्जेक्ट मैटर नए बच्चों के पास है। और उससे हमें भी फायदा है कि हमें नए नए सब्जेक्ट मैटर मिलते हैं सोचने के लिए, और नए नए साहित्यकार आएंगे तभी तो साहित्य समृद्ध साहित्य होगा। खैर मैं तो यही कहना चाहूंगी संगीता जी कि और हम उसमें हम ही करेंगे कुछ आगे। नहीं, हम आप जो कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं, मुझे सब खबर है। और आप जो साहित्यिक संस्थाएं चला रही हैं, अध्यक्षा हैं, और साहित्य के लिए नवोदितों के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। साहित्य अकेडमी के भरोसे नहीं बैठे हैं। इस नदी को, प्रवाह को हमने रोका नहीं, आपने रोका नहीं, और ये सागर फिर भी सब कुछ सागर में मिल रहा है, एक सागर बन रहा है धीरे धीरे। आप जो है, मैं तो कहती हूँ आप धन्यवाद आपका करने को जी चाहता, आप बहुत बड़ा जो है सहयोग दे रही हैं, साहित्य का संवर्धन कर रही हैं। आप भी दे रही हैं जी हम भी दे रहे हैं, क्योंकि हम इसलिए हम इकट्ठे ही दे रहे हैं नहीं, हम इसलिए दे रहे हैं कि हम आपको बुलाते हैं और आपको जो है आपसे रूबरू करवाते हैं अपने दर्शकों के साथ। और ये हम भी जो है यही चाहेंगे कि आप इसी तरह काम करते रहें। और आज आप स्टूडियो में आए, बहुत सारी बातें साझा करी, दिल की भी बहुत कुछ अनसुना भी रह गया, बहुत किताबें हैं, लेकिन फिर कभी एक मुलाकात और रखेंगे आपसे। लेकिन अब आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी संगीता जी। और दोस्तों, जी चाहते हैं ना जाने और कितनी बातें कहें, सुने और समझें, लेकिन समय किसका साथी रहा है। समय के आगे तो सीमा होती ही है। और जल्द ही आऊँगी एक और मुलाकात लेकर दस्तक में नए मेहमान के साथ। और किसी भी इन्फो के लिए इन्फो करें info@justbroadcasting.com पर। हमें अपना प्यार इसी तरह देते रहें, इसी तरह अपनी ईमेल भेजते रहें, और हम भी आपका इसी तरह ख्याल रखेंगे। और अब मुझे और संगीता जी को, यानी हम दोनों को दीजिए अनुमति। प्रणाम।